दोस्तों, काम की क्लास चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सामान्य अध्ययन के 500 प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस भाग में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया? खेड़ा में, चौरी चौरा में, चंपारण में या फिर साबरमती में? दोस्तों, आप इसके उत्तर सोचिए। दोस्तों, इसका उत्तर होगा चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। अगर पूछा जाए विदेश में तो उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, देखते हैं चौरी चौरा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, देखते हैं साबरमती। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे किया, जो कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के समीप है। निर्माण कार्य शुरू हुआ 25 जून 1915 को और पूरा हुआ 1916 को। जी हाँ दोस्तों। और देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार के द्वारा कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह है। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद घोष ने अग्निशिखा की उपाधि किसे दी थी? सिस्टर निवेदिता को, सरोजनी नायडू को, कोकिला अय्यर को या फिर एनी बेसेंट को? जी हाँ दोस्तों, अरविंद घोष ने अग्निशिखा की उपाधि किसे दी थी? दोस्तों, इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर होगा सिस्टर निवेदिता। अरविंद घोष ने सिस्टर निवेदिता को अग्निशिखा की उपाधि दी थी। सिस्टर निवेदिता का जो मूल नाम था वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल। दोस्तों, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है? विक्टोरिया झील, निकारागुआ झील, ग्रेट बियर झील या मार्जलेन सी झील? दोस्तों, इसके उत्तर आप सोचिए। दोस्तों, इसका उत्तर होगा विक्टोरिया झील। जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया झील। ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जल भर जाने से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। भारत में लोनार झील, दोस्तों इसे आप लिख लीजिए, लोनार झील और पुष्कर झील क्रेटर झील के उदाहरण हैं। लोनार झील और पुष्कर झील भारत में क्रेटर झील के उदाहरण हैं और विक्टोरिया झील इसका उत्तर होगा सवाल नंबर 3 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोविंद पशु विहार किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? गोविंद पशु विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आप इसके उत्तर सोचिए। दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। गोविंद पशु विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के अन्य जो अभ्यारण्य हैं वो हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है नंबर 5। खरीफ की फसल की बुआई का समय क्या है? जुलाई से अगस्त, अप्रैल से जुलाई, मई से जुलाई, अक्टूबर से जनवरी? दोस्तों, आप इसके उत्तर सोचिए। दोस्तों, इसका उत्तर होगा जुलाई से अगस्त। भारत में 3 तरह की फसलें हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। देखते हैं खरीफ के बारे में। खरीफ की फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास। ये फसलें वर्षा ऋतु यानी जुलाई में ये बोई जाती हैं। जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और जाड़े के प्रारंभ में यानी कि नवंबर में काट ली जाती हैं। जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें और नवंबर में काट ली जाती हैं। रबी की फसलों को पानी के अतिरिक्त ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि।
ये फसलें जाड़े के प्रारंभ में यानी कि नवंबर में बोई जाती हैं। नवंबर में बोई जाती हैं और गर्मी के प्रारंभ में यानी कि अप्रैल में काट ली जाती हैं। कौन सी? रबी की फसलें अप्रैल में काट ली जाती हैं। दोस्तों आते हैं जायद की फसलों की तरफ। जायद की फसलों को पानी के अतिरिक्त गर्म हवा और धूप की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे करेला, ककड़ी, तरबूज आदि। ये फसलें गर्मी के प्रारंभ में यानी कि अप्रैल में बोई जाती हैं। अप्रैल में बोई जाती हैं, गर्मी के प्रारंभ होता है ये, अप्रैल में बोई जाती हैं और वर्षा के प्रारंभ में यानी कि जुलाई में काट ली जाती हैं। कौन कौन से? करेला, ककड़ी, तरबूज इत्यादि जुलाई में काटी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है नंबर 6। निम्न में कौन खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, कपास, मक्का या फिर जौ। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर होगा जौ। जौ खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो है नंबर 7। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर बिहार। किस राज्य में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आप अपने उत्तर सोचिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों तांबा, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। कर्नाटक में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पूरे देश का 88.7% सोने का उत्पादन होता है या सोना निकाला जाता है। दोस्तों बिहार में मैग्नीज, कोयला, चूना पत्थर, गंधक, शीशा, बॉक्साइट आदि का उत्पादन होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है नंबर 8। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1949, 1948, 1947 या फिर 1950 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों इसका उत्तर होगा 1948। दोस्तों सेंट्रल या केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 को संसद के एक एक्ट द्वारा हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। दोस्तों इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका मुख्यालय, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है नंबर 9। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 50,478 किलोमीटर या 40,075 किलोमीटर, 74,078 किलोमीटर, 61,374 किलोमीटर। दोस्तों भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दोस्तों इसका उत्तर होगा 40,075 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। आप गेस कीजिए अफ्रीका महाद्वीप कितना विशाल है कि तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और दोस्तों कर्क रेखा, जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा लगभग 18 देशों से गुजरती हैं। कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती हैं और मकर रेखा लगभग 10 देशों से गुजरती हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सवाल नंबर 10। सी आइलैंड निम्न में से किसकी विश्व प्रसिद्ध किस्म है? चाय की, इलायची की, तंबाकू की या फिर कपास की। सी आइलैंड निम्न में से किसकी विश्व प्रसिद्ध किस्म है? दोस्तों इसका उत्तर आप सोचिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा कपास। दोस्तों सी आइलैंड कपास की एक मशहूर किस्म है। विश्व में कपास की मांग को देखते हुए कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। सफ़ेद सोना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? अगर प्रश्न आ जाए तो आप कहेंगे कपास को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नंबर 11। शून्यकाल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को, प्रश्नकाल के ठीक पहले के समय को, प्रश्नकाल के ठीक बीच के समय को, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर सोचिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा जो कि
शुरू होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच में, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। और जबकि राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल 0 आवर कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है नंबर 12। बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई या बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत की गई थी? 1943 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या फिर 1946 ईस्वी में? दोस्तों बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई थी? आप अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा 1944 ईस्वी में। भारत के आर्थिक विकास की योजना या टाटा बिरला प्लान, दोस्तों याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान का दूसरा नाम टाटा बिरला प्लान और भारत के आर्थिक विकास की योजना ये भी कह सकते हैं। जनवरी 1944 में सार्वजनिक तौर पर जारी इस योजना की पूरी ड्राफ्टिंग 8 सदस्यीय समिति ने की थी और इसकी जो अध्यक्षता थी कह सकते हैं डॉक्टर जॉन मथाई ने की थी। बॉम्बे प्लान या फिर टाटा बिरला प्लान। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, नासिक। आप अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा कोलकाता। कोलकाता में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी और वो साल था 1818। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। भारत में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला निजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? दोस्तों आप इसके उत्तर सोचिए। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला निजी बैंक है इलाहाबाद बैंक। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में इनमें से किसका प्रयोग होता है? मैथिल अल्कोहल, नाइट्रोग्लिसरीन, एथिल एसीटेट या फिर मिरिसिल पामिटेट? दोस्तों आप इसके उत्तर सोचिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है एथिल एसीटेट का। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी, दुगनी, चौथाई या फिर इनमें से कोई नहीं? अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है कितनी? दोस्तों आप इसके उत्तर दीजिए। दोस्तों हो जाती है आधी। अर्धसूत्री, जिसे नाम से ही मालूम हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। किसी भी कोशिका के जीवन काल में कोशिका विभाजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। विभाजन द्वारा ही कोशिकाएं प्रजनन करते हैं और अपने डीएनए की प्रतिलिपि बनाती हैं। कोशिकाओं का विभाजन 3 तरीकों से संभव है। पहला है बाइनरी। कोशिकाओं के विभाजन 3 तरीके से होता है, बाइनरी विखंडन, दूसरा है समसूत्री विखंडन या समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं इसे, और बाकी है अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निम्न में कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? एल्गोल, कोबोल, कोमेल, लिटो। निम्न में कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर होगा लिटो। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। दोस्तों भारत में विश्व की कुल बकरियों की कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 10.23 करोड़, 20.1 करोड़, 30.33 करोड़, 14.55 करोड़? दोस्तों आप इसके उत्तर दीजिए। दोस्तों ये इस तरह का प्रश्न है कि आपको हर एग्ज़ाम के पहले अपडेट होकर जाना पड़ेगा।
दोस्तों इसका उत्तर होगा भारत में विश्व की कुल बकरियों की लगभग 14.55 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है और भारत में 19.91 करोड़ गाय, 10.53 करोड़ भैंस, 7.61 करोड़ भेड़, 1.11 करोड़ सूकर और 68.88 करोड़ मुर्गी पालन किया जा रहा है। दोस्तों आप एग्ज़ाम पहले अपडेट होके जाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, गाय एवं भैंस की गर्भावस्था निम्न में से कितनी है? 280 दिन, 320 दिन, 260 दिन या फिर 310 दिन? दोस्तों आप अपने उत्तर सोचिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा 310 दिन। कहीं कहीं लगभग भी आ सकता है, लगभग 310 दिन। दोस्तों कहीं कहीं पर 340 दिन भी आपको मिलता है। अगर आपको 310 या 340 में से कोई एक ऑप्शन मिलता है तो आप किसी एक पर टिक कर सकते हैं, या ऑप्शन में 340 या 310 दोनों हैं तो आप 310 पे टिक करेंगे। दोस्तों एक बार आप गूगल करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। आनंद वन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बाबा आमटे ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, विनोबा भावे ने या फिर अरविंद घोष ने? आनंद वन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा बाबा आमटे। बाबा आमटे का जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर, इम्पोर्टेंट है सर, 26 दिसंबर 1914 और इनकी मृत्यु हुई थी 9 फरवरी 2008 को। समाज से परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की थी। किन्होंने? बाबा आमटे ने। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चुना गया था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए, कबीर पुरस्कार के लिए, सद्भावना पुरस्कार के लिए या फिर पुलित्जर पुरस्कार के लिए? दोस्तों तरुण भारत संघ की स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को। तरुण भारत संघ की स्थापना हुई थी 30 मई 1975। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह। इस संगठन को 4 दशक से भी ऊपर वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर कार्य करते हुए हो चुके हैं। जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग के लिए यह लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। दोस्तों अलग किसान प्रदेश की मांग करने वाले नेता कौन हैं? ओम प्रकाश चौटाला, राजेंद्र नाथ सिंह, अजीत सिंह या फिर कलराज मिश्र? अलग किसान प्रदेश की मांग करने वाले नेता कौन हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा ओम प्रकाश चौटाला। दोस्तों ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? हरियाणा के। और दोस्तों इससे भी इम्पोर्टेंट, ये पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र भी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्न में कौन है? बाघ, सिंह, हाथी या फिर बारहसिंघा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको 2-3 और प्रश्न मैं बना कर दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? और इसका उत्तर होगा बारहसिंघा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली और तीर कमान, ये राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। राजपक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजपक्षी सारस है और उत्तर प्रदेश का राजवृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजवृक्ष अशोक है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, जिसे ढाक या
टेसु भी कहते हैं। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, ढाक या टेसु भी कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। राहुल संकीर्तन संस्थान संग्रहालय निम्न में कहाँ स्थित है? गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, गाजीपुर। दोस्तों इसका उत्तर होगा गोरखपुर। राहुल संकीर्तन संस्थान गोरखपुर में स्थित है और राहुल संकीर्तन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। राहुल संकीर्तन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। दोस्तों ये हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न है और वेरी इजी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त, 11 जुलाई, 11 दिसंबर या फिर 11 जून? दोस्तों इसके आंसर सोचिए आप। दोस्तों इसका उत्तर होगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद के द्वारा वर्ष 1989 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई। दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।